नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये कितनी पुरानी है, इसमें क्या-क्या सबूत मिले हैं और इसके बारे में हमें क्या-क्या जानकारी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। साल 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक होते हैं जेम्स लुइस। वो अपने काम से परेशान होके अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। वो अपना नाम बदल देते हैं और इंडिया के कई पार्ट्स में घूमते रहते हैं क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था। 2 साल तक वो पूरे भारत में नाम बदल के घूमते रहते हैं और 1929 में ये पहुंचते हैं पंजाब में। पंजाब के एक इलाके में इनको कुछ पुराने खंडहर और शहर के अवशेष मिलते हैं। इनकी इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने लगते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, कई सारी ड्राइंग्स बनाते हैं। इन्होंने जो शहर देखा था वो असल में हड़प्पा का प्राचीन शहर था और इस प्रकार हड़प्पा के शहर की खोज हुई। इसके लगभग 100 साल के बाद में 1920s में जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। ये भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में मिलके हड़प्पा शहर का सर्वे करते हैं। तब ये पता चलता है कि ये खंडहर जो है ये 5000 साल पुराना है। इसी बीच इंडस नदी के किनारे में एक और ऐतिहासिक साइट मिलती है जिसमें इंसानों के ढेर सारे कंकाल और हड्डियां मिलते हैं। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है मोहेंजो दारो, मतलब माउंड ऑफ द डेड। आसपास के खुदाई करने पे और भी खंडहर और पुरानी सभ्यता के सबूत मिलते हैं जिनको आज तक कोई भी नहीं जानता था। क्योंकि ये सारे के सारे खंडहर और सबूत जो थे वो इंडस नदी के किनारे मिले थे, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिया जाता है इंडस वैली सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। आज की डेट में अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो एरिया है वहां पे यह सभ्यता फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन के लगभग 1400 साइट्स मिले हैं जिसमें से कि 900 भारत में है। ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो उस समय दुनिया में गिनती की 3 सिविलाइजेशंस थी, एक इजिप्शियन, एक मेसोपोटामियन और इंडस वैली। अब वैसे तो मेसोपोटामिया को ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन माना जाता है, लेकिन 2016 में एएसआई और आईआईटी खड़गपुर ने एक स्टडी करी थी आर्कियोलॉजिकल डेटिंग के बेसिस पे, और उन्होंने ये चीज़ पाई थी कि इंडस वैली सभ्यता जो है वो शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है। क्योंकि इस बात के सबूत मिले हैं कि जो फार्मिंग सेटलमेंट किए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो 7000 बीसी में किए गए थे, जो आज की डेट के हरियाणा में पाया जाता है। ये माना जाता है कि उस समय शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, वहाँ केवल खेती के कुछ औजार और पॉटरी वगैरह ही पाई गई है। जो ये 7000 बीसी से 5500 बीसी का समय है, इसको प्री हड़प्पन फेज के नाम से बुलाया जाता है। ये माना जाता है कि शहरीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 5500 बीसी के बाद ही शुरू हुई थी, जब लोगों ने एक साथ अपने घर बनाने शुरू किए थे, रास्ते बना के साथ में रहना शुरू किया था, ट्रेड रूट्स वगैरह बनाए गए थे। ये सब 5500 बीसी के बाद में ही शुरू हुआ था। अब अगर बात करें 2600 बीसी की, तो ये सभ्यता जो थी वो इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके घर में इस्तेमाल होने वाली ईंटें जो थी वो भी स्टैंडर्ड साइज की होती थी। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ईंटा उठा के रख दिया और घर बना लिया। एक सिमेट्रिकल साइज की ईंटें होती थी जिससे ये घर बनाते थे। इवन इनके जो घर थे उनमें से कुछ मल्टी स्टोरी भी होते थे। हर घर में नहाने की जगह, वॉशरूम, साथ में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी इस सिविलाइजेशन में देखा गया। यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, पैदल चलने वाले रास्ते के किनारे पेड़ लगे हुए होते थे, वाटर सप्लाई के लिए पब्लिक सब जहाँ से पानी ले सके उसके लिए कुएं वगैरह होते थे। इवन कूड़े के डस्टबिन तक इस सिविलाइजेशन में पाए गए। बस इनके इतिहास में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई थी उन्हें जानने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनकी भाषा को आज तक समझा नहीं जा सका।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोकेशंस हैं उसमें 4000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स और कॉपर प्लेट्स भी हैं। इन सब में इनकी भाषा में, इंडस वैली वाली भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इनमें से कुछ हड़प्पा में मिली हैं, कुछ मोहनजोदारो में मिली हैं, बाकी अलग-अलग हिस्टोरिकल साइट्स पे मिले हैं। इन पे लिखी हुई जो इंस्क्रिप्शन है, उसको हम इंडस स्क्रिप्ट के नाम से बुलाते हैं। पिछले 100 सालों में कड़ी मेहनत के बाद में भी कोई भी इस भाषा को एग्जैक्टली समझ नहीं पाया कि लिखा क्या हुआ है। ये स्टोन्स देखने में फोटो में आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनको जूम करके खींचा गया है। असलियत में अगर आप बात करो इनके साइज की, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के छोटे छोटे स्टोन सील्स थी। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है ये तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन लिखावट के बारे में स्टडी करके कुछ बातें पता चली हैं। जैसे कि ये लोग, जैसे उर्दू लैंग्वेज लिखी जाती है उसी तरीके से राइट से लेफ्ट लिखते थे। जैसे हिंदी इंग्लिश हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, वैसे नहीं, राइट से लेफ्ट लिखते थे। अब इस कंक्लूजन पे इस तरीके से पहुंचे कि इन्होंने कई ऐसे टैबलेट्स और वो थे जिनमें इन्होंने पाया कि बाईं तरफ आते आते इनकी लिखाई जो है वो थोड़ी पिचक जाती है। ऐसा जनरली तभी किया जाता है जब पेज के एंड में जगह ना बच रही हो। कि शुरुआत में तो आराम से खुला खुला लिखता है इंसान, लास्ट में जगह ना बचे थोड़ा पिचका के लिख देता है। वैसा इनके लेफ्ट साइड में पाया गया, जिससे ये कंक्लूजन लिया गया कि ये राइट से लेफ्ट वाली स्क्रिप्ट थी। दूसरी बात ये ऑब्जर्व की गई कि हर एक टैबलेट में जिसमें कुछ लिखा हुआ होता था, उसमें सिर्फ ऊपर की तरफ कुछ लिखा होता था और नीचे किसी न किसी जानवर की तस्वीर होती थी, जैसे शेर है, हाथी है, बैल, गेंडा। लेकिन इन सबके साथ में एक न एक जानवर की तस्वीर जरूर होती थी। इन सब के अलावा एक और भी जानवर है जिसकी तस्वीर इसमें बहुत जगह सामने आई है। वो यूनिकॉर्न के जैसा दिखता है और कम से कम आज की डेट में तो नहीं पाया जाता, लेकिन कई इंडस वाली सभ्यता में कई जगह पे ऐसे जानवर की फोटो बनाई गई है इन टैबलेट्स में। जब इन सभी साइट्स को देखा गया तो पता चला कि कुल 400 प्लस यूनिक साइंस हैं जो इन टैबलेट्स पे पाए गए हैं इनकी लैंग्वेज के लिए। अब अगर हम हर एक साइन को एक लेटर की तरीके से मानेंगे तो इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं पूरी लैंग्वेज में, और इनकी भाषा में 400 लेटर्स हैं। इनमें से कुछ सिंबल्स हैं, स्टिक फिगर्स हैं, कुछ मछली के जैसे हैं, कछुआ, केकड़ा, चिड़िया, कीड़े जैसे सिंबल भी इन्होंने इन टैबलेट्स में बना रखे हैं। अब इतने ज़्यादा सिंबल होने की वजह से इतिहासकारों का मानना है कि इनकी जो इंडस स्क्रिप्ट जो थी वो लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट थी। लोगोसिलेबिक का मतलब हुआ कि इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इजिप्शियन भाषा की बात करें, हायरोग्लिप्स, तो वो भी एक लोगोसिलेबिक ही लैंग्वेज है, लेकिन हमारे इतिहासकार इसको डिकोड कर चुके हैं और यहाँ हमें पता है कि किस सिंबल से क्या आवाज़ निकलती है। जैसे अगर एक माउथ का सिंबल बना हुआ है तो वो आर लेटर वाला साउंड बनाता है। अगर फेदर बना हुआ है तो वो आई लेटर का साउंड बनाता है। पूरा का पूरा हायरोग्लिप्स का जो चार्ट है उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपना नाम लिख के देख सकते हैं, कुछ और मैसेज किसी को भेजना चाहें तो हायरोग्लिप्स में भी भेज सकते हैं इस चार्ट की मदद से। अब आप सोचेंगे कि अगर दोनों लैंग्वेज लोगोस्लेविक ही हैं तो एक समझ ली दूसरी नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि लगभग 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में एक पत्थर निकाला था जिसके ऊपर कुछ इजिप्शियन हायरोग्लिप्स में लिखा हुआ था और उसके नीचे सेम चीज एंशियंट ग्रीक में भी लिखी हुई थी। अब क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज हमें पता है कि कैसी होती है, ग्रीक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, तो ये पत्थर जो था इसने एक ट्रांसलेटर का काम करा था और इसी की मदद से हम ग्रीक लैंग्वेज से हायरोग्लिप्स को भी सीख पाए थे। इस पत्थर को रोजेटा स्टोन के नाम से जाना जाता है। बाद में ऐसे और कई स्टोन और टैबलेट्स मिले जिसमें दो लैंग्वेज जो थी वो एक साथ लिखी हुई थी, लेकिन ऐसा कोई भी स्टोन या टैबलेट जो है वो इंडिस स्क्रिप्ट के साथ में नहीं मिला है। इसी वजह से, क्योंकि उसका कुछ डिकोड करने का मेथड ही हमें आज तक नहीं मिला, इसी वजह से हम इंडिस स्क्रिप्ट को आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जो इस लैंग्वेज में भी ढूंढे गए हैं। अब इतिहासकारों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो इंडस स्क्रिप्ट है उसमें जो एक डायमंड वाला सिंबल आता है उसके बाद में मोस्टली दो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं।
एक जार वाला सिंबल जो है वो हमेशा हर एक टेक्स्ट के एंड में ही आता है, मिडिल में कभी नहीं आता। अब इसी इंडस स्क्रिप्ट की वजह से हमारे को एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो आज के दिन के इराक और ईरान के इलाके में पाई जाती थी और उनकी अपनी एक भाषा थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी। लेकिन मेसोपोटामिया में ही इंडस स्क्रिप्ट के भी टैबलेट पाए गए। लेकिन मेसोपोटामिया में जो इंडस स्क्रिप्ट वाले टैबलेट्स और बाकी सारी चीज़ें मिली हैं, उसमें जो लिखावट है, उसमें जो तरीका है उस लैंग्वेज से लिखने का, वो भारत के पास में जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट्स हैं, उनसे थोड़ा अलग है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इंडिया में जो इंडस स्क्रिप्ट है, उसमें जार का सिंबल जो है वो सबसे लास्ट में आता है और एक ही बार आता है। लेकिन मेसोपोटामिया में जो इंडस स्क्रिप्ट मिली हैं, उसमें यही जार का सिंबल लास्ट में 2 बार बनाया गया, जबकि इंडस स्क्रिप्ट में ऐसा कभी भी नहीं किया गया। इससे पहली बात तो ये साफ हो गई कि दोनों सिविलाइजेशन जो थी वो एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग से या किसी तरीके से जुड़ी हुई थी। इनके लोग एक दूसरे के पास आते जाते रहते थे, तभी एक जगह की लैंग्वेज दूसरी जगह देखी जा रही है। दूसरी बात ये कि हिस्टोरियन का कुछ ये मानना है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लिख अपनी ही भाषा रहे थे, लेकिन उसे इंडस स्क्रिप्ट में लिख रहे थे। इस चीज़ को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो जो हिंदी लैंग्वेज है उसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जो क ख ग घ है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। भाषा हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट देवनागरी है। अब अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भाषा है लेकिन वो लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जो ABCD है वो लैटिन स्क्रिप्ट है। इसी वजह से जो जर्मन और फ्रेंच भाषा है उसमें भी ABCD ही यूज किया जाता है, लेकिन उनकी भाषा इंग्लिश नहीं है। मतलब फ्रेंच आप बोलोगे तो फ्रेंच बोलोगे, लेकिन जब लिखोगे तो वो ABCD के थ्रू ही लिखोगे। आज की डेट में जैसे सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें से मोस्टली ज़्यादातर लोग हिंदी को लैटिन स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। मतलब अगर आप बोलोगे कहाँ जाना है तो KAHAJANAHAI इंग्लिश में लिख रहे हो ना, लेकिन है वो हिंदी की चीज़। तो भाषा हिंदी हुई लेकिन लिखी गई देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, लैटिन स्क्रिप्ट में। तो एग्जैक्टली यही सेम चीज़ मेसोपोटामिया के लोग कर रहे थे। वो बात तो कर रहे थे मेसोपोटामिया वाली लैंग्वेज में, जो लिख रहे थे वो मेसोपोटामिया की ही भाषा भी थी, लेकिन उसको लिखने के लिए वो लोग इंडस स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे थे। जितने भी टैबलेट्स मेसोपोटामिया में मिले हैं उन सबका एनालाइजेशन करने के बाद में ये चीज़ पता चली है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो थे। आना जाना इंडस वैली में और मेसोपोटामिया में कुछ ना कुछ तो था। अब लैंग्वेज के बाद अगर हम बात करें इंडस वैली के जो शहर बनाए थे उन्होंने, उसके बारे में उसका पैटर्न कैसा था, तो उनके जितने भी शहर हैं उसमें मोस्टली एक ही पैटर्न देखने को मिलता था कि हर एक शहर के 2 हिस्से होते थे, एक लोअर माउंट और एक अपर माउंट। दोनों की अपनी अपनी बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। लोअर माउंट में मोस्टली लोग रहा करते थे और अपर माउंट जो था वो एक किले की तरह बनाया जाता था, जो मोस्टली वेस्ट दिशा में ही होता था और यहाँ पे मार्केट प्लेस, वर्कशॉप, मीटिंग पॉइंट्स जैसी चीज़ें बनाई जाती थी। जो दोनों की दोनों बाउंड्री वॉल्स थीं वो किसी भी जंगली जानवर को अंदर घुसने से रोकती थीं। अगर कोई बाढ़ जैसी स्थिति बने, क्योंकि मोस्टली सिविलाइजेशन नदी के किनारे बनी हुई थी, तो कोई पानी बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो ये वॉल्स जो थी वो उससे उस शहर की रक्षा करती थी। अब उस समय, जिस समय की ये बात है, सिविलाइजेशन जो इंडस वैली की थी, तब इंसानों से इतना कोई खतरा नहीं माना जाता था कि कोई इंसान हमला कर देगा, उसके बचाव के लिए दीवार खड़ी की जाए, क्योंकि मोस्टली तो इतने ज़्यादा इंसान ही नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया 3 तो सिविलाइजेशन थी, वो भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर थी, तो एक दूसरे पर कब्जा क्या ही करेंगे। जब इतनी ही ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो कहीं पे भी रह लेंगे, क्यों लड़ेंगे आपस में। तो जो भी इनके वॉल्स होते थे वो मोस्टली जानवर वगैरह, पानी वगैरह से बचाने के लिए ही इन्होंने बनाए थे। अब जो मोहिंजोदारो है, इसमें हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल इन्होंने बना रखा था, जिसे ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। ये 900 स्क्वायर फीट लंबा था और गहराई जो थी इसकी लगभग 8 फुट की थी। इसे जली हुई ईंटों से बनाया गया था और नेचुरल टार का इस्तेमाल करके इसको वाटरप्रूफ किया गया था। इसमें एक ड्रेनेज होल भी था और फ्रेश पानी के लिए पास में कुआं भी बना हुआ था। सारी चीज़ें जो मोहेंजोदारो की हैं उसको देख के ये माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मोहेंजोदारो शायद उसका एक कैपिटल टाइप का था। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इंडस वैली को इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से अलग करती है, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिलीजियस साइट या फिर कोई भी
महल टाइप का नहीं मिला है। मतलब कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च वगैरह टाइप का हो, या फिर कोई महल हो, मकबरा हो, ऐसी कोई चीज़ इस पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट में देखने को नहीं मिली। अब इस बात को लेके हिस्टोरियंस में थोड़ा तो मतभेद रहता है, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मोनार्की नहीं थी। कोई राजा नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई मंत्री वगैरह नहीं थे। शायद वो एथिस्ट से किसी की पूजा वगैरह भी नहीं करते थे, सब लोग आपस में शांति से रहते थे। इतिहासकारों में इसको लेके मतभेद इसलिए रहता है कि जो भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, उनमें किसी न किसी तरीके से भगवान का या फिर राजा वगैरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता ही है। आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे मेसोपोटामियन की बात करें, जो भी उस ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन है, उनमें सब में भगवान या राजा टाइप का कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलता ही है। लेकिन इंडस वैली में ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो इतनी साफ सुथरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, ये आखिर गायब कैसे हो गई? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि 1900 बीसी से 1300 बीसी के बीच में अचानक ही ये सिविलाइजेशन जो थी, इसमें रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला था। शहरों में प्लानिंग खत्म हो चुकी थी, सड़कें, सीवर, ड्रेनेज वगैरह जो थे, उन सबको मेंटेन करना बंद कर दिया गया था। जो मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ था, उसमें कूड़ा भरने लगा था, और इनका जो मेसोपोटामिया से थोड़ा लिंक था, ट्रेड वाला हो चाहे कुछ भी हो, वो भी टूट गया था। इतिहासकारों का मानना है कि 1800 बीसी आते आते ज़्यादातर शहर जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो खाली किए जा चुके थे, और लोगों ने सेम राइटिंग सिस्टम यूज़ करना बंद कर दिया था। एक स्टैंडर्डाइज जो वेट थे, बिल्डिंग रेशियो जो थे, वो भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ के कोई भी ठोस सबूत आज तक मिले नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, उनकी लैंग्वेज हम डिकोड कर नहीं पा रहे कि लिखा हो कुछ जिससे हमें पता चल जाए, और ना ही आर्कोलॉजिकल कुछ ऐसे सबूत मिले कि इसका रीज़न पता चल सके। कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि एक तो ये माना जाता है कि वो जिस नदी के किनारे शहर बसा हुआ था, वो सूख गई थी, या हो सकता है नसी नदी ने रास्ता बदल दिया हो, कुछ भूकंप वगैरह से टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी हों, जिसकी वजह से उसका रास्ता बदल गया हो, जिस वजह से वो नदी ही नहीं रही, तो उन्हें रिलोकेट करना ही पड़ा हो। इन इतिहासकारों की जो थ्योरी है, उनका ये मानना है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शायद गंगा के किनारे आके बस गए होंगे। दूसरी थ्योरी जो है वो डिफॉरेस्टेशन पे आती है, कि शायद इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, सारे जंगल काट दिए, सब कुछ ऐसा कर दिया कि एकदम जगह जो थी वो इनहेबिटेबल हो गई। तीसरी थ्योरी आती है महामारी को लेके, कि उस समय शायद कोई ऐसी महामारी फैली होगी जिसने इस पूरी की पूरी सभ्यता को ही ख़त्म कर दिया, जैसे मलेरिया है, प्लेग है, ऐसी कोई महामारी हो। क्योंकि ऐसे टाइम पे ये संभव भी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां थीं इतिहास में जिनका हमें पता चलता है कि उनकी वजह से बहुत सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो ये जो महामारी वाली थ्योरी है, इसको एक तरीके से वैलिड भी माना जा सकता है। अब जो भी हुआ हो, ये चीज़ कंफर्म है कि 600 बीसी के बाद में इंडस वैली सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। 5000 साल के लगभग टिके रहने के बाद में भी इस सिविलाइजेशन के अब सिर्फ खंडहर और कुछ निशानी बाकी रह गए। कहाँ गए वो लोग, क्या हुआ उन्हें, आज की डेट में तो हमें ये नहीं पता। कल को शायद हम उनकी लैंग्वेज डिकोड कर सकें, या कोई और सबूत मिले जिनसे हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।